अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। सुबह से अगर आप देखें तो सभी की नज़रें यानी दिल्ली के इंतखाबी नताइज पर थी। बहरहाल नताइज वाज़े हो गए, सामने आ गए और बात ये वाज़े हो गई जिस हवाले से आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया, दिल्ली यानी धांधली से पाक बीजेपी की भाजपा की जीत और इंडिया इत्तेहाद। ये हमने आज के प्रोग्राम का टाइटल दिया है, धांधली से पाक भाजपा की जीत और इंडिया इत्तेहाद। इसी पर हम जो है घूमेंगे, क्योंकि आगाज जैसे इंतखाबात का जो ऐलान हुआ था तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मामूली तौर पर यानी इस बात से आगाज किया गया था कि बिल्कुल साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे और इंतखाबात का जो शेड्यूल जारी किया गया था तो हम भी नताइज जैसे जारी हो रहे हैं तो उसी हवाले से टाइटल भी हमने इसी हवाले से दिया है, तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे और फिर इसके साथ साथ यानी भाजपा की जो जीत हुई है तो क्या क्या कारनामे, क्या क्या वादे, क्या कैसा मैनिफेस्टो जारी किया गया, उस पर भी नजर डालेंगे और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की जो गलतियां, जो खामियां रही हैं, क्या क्या रही जिसकी वजह से इनको तीसरी मर्तबा वो इख्तिदार में नहीं आ सके, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम देश की उस अजीम यानी हम कदीम तरीन पार्टी की बात करेंगे जिसका बड़ा योगदान रहा, बड़ा रोल रहा हमारी मुल्क की आज़ादी में, यानी कांग्रेस। और कांग्रेस का भी बेहतरीन इसमें रोल रहा, हम कह सकते हैं दिल्ली के इंतखाबात में, कि इसने जो है अपनी जो कुछ भी बड़ी बेहतरीन कोशिश थी वो की, लेकिन बहरहाल शिकस्त का सामना रहा। न सिर्फ इनको शिकस्त का सामना रहा बल्कि आम आदमी पार्टी को भी बड़ा ही जो है जो 62 से ज़ायद इन्होंने जो है नशिस्तें हासिल की थी 2020 में, लेकिन इस मरतबा 22 पर सिमट कर रह गए और 48 पर भाजपा ने कामयाबी दर्ज कर ली है। तो इसी पर हम बात करेंगे और किस तरह का पैगाम दिल्ली से आया है सारे देश को, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, भाजपा के लीडरान क्या कह रहे हैं और फिर जिनको शिकस्त हुई है वो क्या कह रहे हैं, इस पर भी हमारी नजर होगी। और इन इंतखाबात के नतायज को हम आगे के जो होने वाले इंतखाबात हैं उसको भी जोड़ेंगे और आगे के हवाले से न सिर्फ दिल्ली का बल्कि सारे देश के मुस्तकबिल को हम तलाश करने की कोशिश करेंगे इन शफाफ इंतखाबात में और इन बेहतरीन इंतखाबी नताइज के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, माजिद साहब से जानना चाहूँगा। माजिद साहब, बहरहाल स्टार्ट आप किस तरह से करना चाहेंगे कि दिल्ली में ये जो भाजपा की जीत हुई है, एक मरतबा फिर दिल्ली में भाजपा ने हुकूमत बनाई है और 27 बरस के बाद गालिबन। जी जी जी, जी भाई बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप जिस बात पर जोर दे रहे थे मैं देख रहा था जी आपके इब्तदाइया में, धांधली से पाक, शफाफ इलेक्शन, ये ऐसा दिख रहा है कि तंज दिख रहा है आपका इसमें, मुझे महसूस हो रहा। खैर मेरी अपनी सोच है वैसी, ये तंज और धांधली ठीक है, धांधली और वो तो खैर देखिए इलेक्शन में सब चीज़ जायज़ रहती है, जैसा जंग और मोहब्बत में सब चीज़ जायज़ है। तो लेकिन आप एक चीज़ इंडिया इत्तेहाद भी उसमें लगाए हैं आप। जी हाँ। तो मुझे एक बात याद आ रही है कांग्रेस के रोल पर जी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कांग्रेस ने ये काम कर दिया है। तो भाजपा की जीत में कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। जो भी देखिए, जो भी फ़र्क केजरीवाल की शिकस्त का हो, सिसोदिया की शिकस्त का हो या दीगर जो बड़े नेता हैं, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के इलेक्शन यकीनन एक तवील अरसे के बाद बीजेपी वापस आई है, क्योंकि 15 साल शीला डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद एक तवील अरसे तक 12 साल तक आम आदमी पार्टी, ये जो चूज हुई है, इसकी कई एक बुनियादी वजह है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वैसे तो खैर एक तवील अरसे के बाद वाहिद नसीम साहब जैसे वापस हुए हैं, तो मुझे एक उनकी वापसी पर मुझे एक फिल्म याद आती है, जेम्स बॉन्ड की वापसी, बल्कि एक फिल्म आई थी जी। हाँ, तो शायद उससे मैं दूंगा, क्योंकि इनके बहुत चाहने वाले यहाँ भी हैं जो हमारे नाज़रीन में हैं। तो उसका अंग्रेजी का एक तर्जुमा भी है। तो आप क्या बोल रहे हैं, जेम्स बॉन्ड है तो जेम्स बॉन्ड क्या भाजपा को ला रहे हैं? नहीं, सुनिए मेरी बात तो सुनने होती थी ना। हाँ। तो एक इनके बारे में कहा जाता हूँ, एक फिल्म आई थी जी, मैंने देखी है, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। जी जी। एक वो
ब्रूसली वगैरह बोल के एक बड़ा, हाँ जी, वो उस वक्त जो है ड्रैगन एक था, हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे, थोड़ा सा जो है, खैर करते तो कुछ भी नहीं थे हम तो, करते मतलब एक्सरसाइज, लेकिन अरे चलो ब्रूसली बोल के, अब खैर पता नहीं, अब इंतकाल हो गया शायद इनका, पता नहीं। उस दौर में 90s 80s 90s के अंदर ये बड़े मशहूर हुए ब्रूसली, तो उनका एक फिल्म आई थी रिटर्न ऑफ द ड्रैगन, तो खैर हम रिटर्न ऑफ द ड्रैगन का वेलकम करते हैं यकीनन, चूंकि उनसे अपडेट जरूर लेंगे दिल्ली के बारे में जी। लेकिन जहाँ तक मेरा जी जनाब, वेलकम हो आपको जी वालेकुम सलाम। चूंकि यहाँ आपका एक ग्रुप है जो बहुत मिस करता है और मुझे और बाखर साहब को सताता है, ये साहब क्या छोड़ के चले गए या कहाँ हैं, या कहाँ है, बोला हो भाई कहीं दूर है वो, कहीं जंगल को आबाद करने गए हैं, कहीं देहरादून के जंगल को आबाद करने गए हैं, बोला मैं तो क्या करूँ। खैर वही मुझे मालूम था तो वही बता दिया मैंने। तो खैर बात दरअसल ये है कि दिल्ली में गुज़िश्ता 2 साल से मुहिम चल रही है, जैसे कि इनके अरेस्ट हुए जी, लिखकर स्कैम जी। देखिए, इससे आम आदमी पार्टी का, मैं अन्ना हजारे को सुन रहा था अभी कुछ देर पहले की बात है, तो वो जो बेसिक, खैर ये पूरे एक स्कूल से निकले हुए लोग हैं, अन्ना हजारे हो, रामदेव बाबा हो, ये हो, ये जितने भी लोग हैं, तो ये जो है एक, चूंकि उस वक्त देखिए बीजेपी को, कांग्रेस को हराना बड़ा मुश्किल था, शीला जी जब तक थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं हराए तो हमारे एक छोटे से चेले को खड़ा कर देंगे बोल के ये मूवमेंट चल रही थी, यानी करप्शन, आरटीआई वगैरह, ये बहुत मूवमेंट चल रही थी उसके खिलाफ। तो मूवमेंट को उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में जो है तब्दील करवा दिया, करवा के, मगर कहा कि भाई ये तो आगे इतने हमसे आगे बढ़ जा रहा है बोल के उसको जो है उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में जीते, पंजाब में भी यही हुआ, पंजाब में कांग्रेस को हराना बीजेपी के लिए, अकाली दल को मुश्किल था, उनके दोनों में इत्तेहाद भी था अकाली दल का, तो उन्होंने कहा कि नहीं इनको ही छोड़ेंगे, और वो हुआ, सक्सेस हुआ। उसके बाद इनको हुआ कि भाई हम जिस जिन को बना रहे थे बोतल के अंदर, वो बोतल से बाहर निकल जा रहा है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो लिखकर इस काम का इन मौका मिल गया, ठीक है, इन्होंने कुछ काम भी किए थोड़े, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा झोल रहा, झूठ ज्यादा रही, मकर ज्यादा रही। पहले वो इनकी गाड़ी थी मारुति वैगनर, वो जाके, अभी भी देखिए ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहनती है, ममता बनर्जी अभी भी छोटी गाड़ी में जाती है, हालांकि 3 मरतबा हो चुका है उनको जी। लेकिन ये साहब क्या करे, पहली में आया तक तो ठीक थी, वैगनर थी वो, और वो रेनॉल्ड का पेन था 6 रुपए वाला जी हाँ, वो भी गायब हो गया जी हाँ, और बाहर मफलर डाल के निकल जाया करते थे आम लोगों में। और एक चीज थी जी, घर छोटा था जी हाँ, फिर जाके वो शीश महल हो गया जी। तो उसके बाद टकराव शुरू हो गया, जो इससे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आते थे, करते थे, जिस तरीके से भी हो, एक काफी लंबी, उसके में क्या होने लगा, इनके जितने भी, अब देखिए हालिया दिनों में 6 महीने पहले की बात है कि मरकजी हुकूमत ने कुछ तरमीम करके इनके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार भी छीन लिए जी हाँ, पुलिस का तो है ही नहीं जी। अब ये इनकी जितनी भी ऑफिसर्स वगैरह है, दे आर आंसरेबल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनको जवाबदेही नहीं है, उनकी तैनाती, उनका तकर्रुर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है जी, हुकूमत ये लोग चलाते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम में जो है झोल पैदा कर दिया बीजेपी ने, बहुत तरीके से करा। देखिए बीजेपी के पास बड़ा हेवी थिंक टैंक है, तो उसने कहा कि ये मामला देखो, अब चूंकि ये कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर रोक देता है, तो उसमें ये जो डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ काम डिलीवर हुआ है, लेकिन हालिया 2 साल के अरसे में देखिए इनके कई काम रुक गए जी, कई काम रुक गए इनके, नहीं हुआ। दूसरा लिखकर इस काम हुआ, उसके बाद अरेस्ट हुआ, जैन क्या जैन थे ना, वो मिनिस्टर थे अपने जी जी, उन्होंने अरेस्ट हुए, फिर जो है सिसोदिया अरेस्ट हुए, फिर खुद केजरीवाल अरेस्ट हुए, और अमानतुल्लाह खान उन्होंने भी अरेस्ट हुए। इस तरीके से बहुत से लोगों को अरेस्ट कर दिए, जो भी हुआ खैर जी। तो इस पूरे मामले में जो शबी हुई, जो शबी बड़ी मुतासिर हुई, और इस दौरान में इंडिया ब्लॉक बना जरूर है, लेकिन बनने के बाद हरियाणा में इन्होंने कबूल नहीं किया, कांग्रेस ने, भाई हम इत्तेहाद नहीं, इतने देंगे जो हो गया, और दिल्ली में इन्होंने कबूल नहीं किया। हालांकि बातचीत हुई, संजय सिंह जो है काफी हद तक जो है तालमेल करते रहे जो कांग्रेस की लीडरशिप के साथ जी, कहा कि नहीं हम इतने सीटें दीजिए, हालांकि 2-3 सीटों की जो मामले में बात बिगड़ गई, तो खैर नहीं हुआ।
तो अब उसका खमियाजा भी होगा। अब आप देखिए जो जो वोट परसेंटेज, हालांकि कांग्रेस का बहुत परफॉर्मेंस पूरा है, लेकिन उसके बावजूद भी जितना फर्क हुआ है वो बड़ा जो है फर्क जो है इनको शिकस्त देने के लिए काफी रहा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से जितने वसाइल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वसाइल हैं, इलेक्शन कमीशन है, जितने भी चीजें हैं, वोटर लिस्ट की डिलीशन है, वोटर लिस्ट में एडिशन है, ये सारे खेल बीजेपी ने 6-7 महीने पहले कर लिए थे। अब उनको बड़ा यकीन था, और आमतौर पर दिल्ली वालों से बताओ, हाँ भाई ये लोग आपस में इतने लड़ ले रहे हैं, इंडिया ब्लॉक में तो दोनों को भी हमको नहीं, अब चलो अमलन जो है बीजेपी को दे देंगे, चलो मरकज में भी उसकी सरकार है, कुछ काम तो होंगे हमारे। ये उम्मीद में उन्होंने जो है बीजेपी को कामयाब बनाया और आम आदमी और कांग्रेस को रास्ता दिखा दिया। ठीक है भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो नतायज सामने आए हैं आपके हवाले से, क्योंकि आप दिल्ली को करीब से देख रहे हैं, और जो सूरत हाल की इस हवाले से, तो तवक्का आपको थी यही जो रिजल्ट आए हैं, या फिर गैर मुतवक्का रिजल्ट है ये आपके लिए? और अगर गैर मुतवक्का है तो क्यों है? दोनों सूरतों में भी मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपको तवक्का नहीं थी कि भाई ऐसा रिजल्ट आएगा लेकिन आ गया, तो फिर उस पर भी जवाब दें कि क्या हुआ होगा, या फिर तवक्का थी और रिजल्ट आया, तो फिर उस हवाले से भी जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्यों तवक्का थी कि बीजेपी जीतने वाली है। मैंने कई चैनलों पर जो बात की मैं आपको वो बताऊंगा सब, मगर उससे पहले मैं माजी साहब का उनको शुक्रिया भी बोलता हूँ और उनके छोटे से प्यार का जवाब देता हूँ। जनाब, मैं आप ही के और वो तमाम चाहने वालों की जो मोहब्बत करते हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आप ही के लिए दिल्ली में स्ट्रगल कर रहा हूँ, ताकि असल में हम 2 स्टेट में सिमट के रह गए थे 4 टीवी के तौर पे, तो मैं आपके टीवी को देश में जो ज्यादा जबान बोली जाती है उसमें कुछ हिस्सा कन्वर्ट करके कोशिश ये कर रहा हूँ आपके चैनल की कि किसी तरीके से तमाम देश में हमारी आवाज पहुंचे। तो मैं उस मेहनत में लगा हुआ था, और तो कहीं गया नहीं हूँ, कहीं आराम नहीं कर रहा हूँ जंगल में, आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ताकि आपकी आवाज को बुलंद कर सकूं और चीजों को एक कहाँ जाना चाहिए, जहाँ मैं समझता हूँ उसी तरफ लेके जाऊँ। पसंद करना न करना तो फिर वो चाहने वालों का ही काम है। तो मैं ये आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बस उन सब लोगों को जो हमें देखते हैं, प्यार करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पूरी तरह से पहाड़ अपने सर पे उठाए खड़ा हूँ और इतनी आसानी से टकने वाला नहीं हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ। बकसम मैं अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए जनाब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मशीनों पे इल्जाम लगाएं या कुछ और लगाएं, इससे बेहतर यह है कि सच्चाई को तस्लीम कर लें, कबूल करें कि हम किस तरफ गए हैं और जा रहे हैं। हम का मतलब है तमाम राजनीतिक पार्टियां। जी, आम आदमी पार्टी की करतूत आप अगर देखेंगे तो मैं शुरू से आज इसकी स्टोरी बताता हूं आपको, और फिर इसको जो दोबारा रिपीट की उसकी कहानी आप समझ लें, और कांग्रेस की भी बात को आप समझें, और जो दूसरा वोटर है जो बीजेपी के एंटी जाना चाहता है उसके लिए भी छोटी छोटी बातें हैं जो मेरे ख्याल से इस इलेक्शन के नताइज पर गहराई से समझने की जरूरत है, ना कि खुश होने या दुखी होने का कोई वक्त नहीं है ये। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद 11 घंटे इनके आंदोलन को जो है प्रमोट किया, आशुतोष भाई को, तमाम लोगों को कहकर इस चैनल इन लोगों को हीरो बनाया, इसमें लगे रही मीडिया। उसके बाद ये आदमी जब से मुख्यमंत्री बना इसने मीडिया को दरकिनार किया, और किस मीडिया को दरकिनार किया? जिन लोगों की उंगली पकड़ के ये लोग सत्ता में बैठे और आंदोलन को बड़ा किया, इन लोगों ने उन्हें नेगलेक्ट किया, और इन्होंने जो इनके एंटी चलाते थे, जो 3-4 बड़े चैनल हैं जो इनके खिलाफ काम करते थे, इन लोगों ने उनका दामन पकड़ा और जितना एडवर्टीजमेंट और जितना सम्मान ये दे सकते थे उन लोगों को दिया। यानी ये इतना मौका परस्त आदमी है केजरीवाल, ये तो दुर्भाग्य था दिल्ली वालों का कि इस आदमी को रिपीट किया। ये राजनीति के लायक नहीं है, ये तो सबसे बड़ा धूर्त इंसान है। आप समझिए इसकी हकीकत क्या है इस केजरीवाल की। इस केजरीवाल को मैं पहला गवाह हूँ, जब आप बैठा इन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ये जो है उसके बाद पलट कर सलाम तक इन लोगों ने कभी नहीं किया। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसकी करतूतों पे। देखिए, आप आंदोलन करके आए, पहले तो आपने जो लीजेंड तुम्हारे साथ जुड़े थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ये वो लीजेंड थे जिन्होंने 30 आदमी को फंडिंग करवाई, दुनिया भर से पैसा दिलवाया, सम्मान दिलवाया,
केस लड़े, सब कुछ कुर्बान कर दिया इस आदमी पे। इस आदमी ने उन सबकी गर्दनें उड़ा दी। ये तो बहुत मौकापरस्त इंसान है। ये जीता कैसे? मुझे तो पहली बार जीतने का बहुत बड़ा दुख था इस इंसान का, क्योंकि इतना बड़ा धोखेबाज, इतना बड़ा गद्दी का लालची इंसान, इतना बड़ा मौकापरस्त इंसान, जिसने ठीक है जनता को इसने कोई राहत दी या जो कुछ एक शुरू किया कि ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, कुछ लोगों को, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इसका फायदा हुआ, जो बीजेपी को भी हो रहा है। भाई आप, ये आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था, उसके बाद मोदी जी ने अगर 80 करोड़ लोगों को जो है भीख दी जा रही है तो उसमें क्या तकलीफ है लोगों को? भीख लेके लोग बाग 80 करोड़ खुश है, जिस तरह दिल्ली वाले खुश थे जो है ये सुविधाएं लेके। मगर एक वक्त हो सकता है जैसा केजरीवाल पे आया, बीजेपी पे भी करा जाए, लोगों को पता चले कि भाई ये भीख से तो काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि लोग तो वो है ना दुनिया में जो मनसलवा भी खा के मना कर देते हैं, नहीं भाई साहब मुझे तो बटेर ला के दे, तीतर ला के दे, वो कुछ लोग ही समझ पाएंगे इस कहानी को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो मगर एक बात होती है, देखिए ये आदमी इतना मौका परस्त था कि जब इसकी पार्टी की आंदोलन की कोख से जन्मा हुआ, अपने आप को बताता रहा, आंदोलनकारी जो लोग अपना कारोबार दुनिया भर से छोड़ के आए, अच्छे अच्छे प्रोफेशन छोड़ के इसकी पार्टी में शामिल हुए, इस आदमी ने उन सबको छल लिया। इस आदमी ने एक आदमी अपनी पार्टी में ऐसा नहीं छोड़ा जो पलटकर केजरीवाल से ये सवाल पूछ सके कि मिस्टर केजरीवाल तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए। और ये दिल्ली जैसी एक, जिसे आप जो है ना स्टेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि वहां सब कुछ एलजी से पूछ के करना था, एक इतनी छोटे से टुकड़े पे ये आदमी जो है नीचे गिर गया, जमीन के नीचे। ये आदमी तो डिजर्व ही नहीं करता राजनीति में रहने का। आप समझिए इस आदमी की औकात क्या है, इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत क्या है? जो बेसिकली जो स्टेट ही नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से आपको सारे परमिशन लेनी पड़ती है, प्रशासन आपके हाथ में नहीं है, पुलिस आपके हाथ में नहीं है, चीजें आपके, अपॉइंटमेंट आपके हाथ में नहीं है। उसके बाद गद्दी से चिपका हुआ बैठा ये आदमी आंदोलन की कोख से। ये तो चोर है, उचक्का है ये आदमी। नहीं बहरहाल आप समझिए इस आदमी को, उचक के भागने वाला ही चैन स्नेचर है। मैं चाहूंगा कि अल्फाज आप थोड़े से आपके जो है अगर वापस लेंगे तो मुनासिब रहेगा भाई साहब। यहाँ पर ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ठीक है एलिगेशंस वगैरह एक दूसरे पर लगाते रहे हैं अब, लेकिन जहाँ तक अन्ना हज़ारे की अगर हम बात करें, अन्ना हज़ारे के वो यानी एजिटेशन की बात करें जिसमें करप्शन की बात थी, खुद अन्ना हज़ारे के जो शिष्य हैं जो निकले वहाँ पर हम कुछ लीडरान वो भी देखते हैं जो वाकई सेक्युलर जहन रखने वाले, वाकई जो है जिनके कैरियर को हम देखते हैं कि ईमानदाराना रहे, जिसमें योगेंद्र यादव को हम देखते हैं, प्रशांत भूषण को हम देखते हैं, लेकिन वहीं हम किरण बेदी को भी देखते हैं, वहीं हम कुमार विश्वास को भी देखते हैं, वहीं हम केजरीवाल को भी देखते हैं। जी भाई साहब, आप एक बात बताइए मुझे, किरण बेदी को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी अगर ये आदमी किसी की सुनता। लेकिन किरण बेदी गई भी तो कहाँ गई? वो क्या मिजाज था, क्या वो चीजें थी जो या उधर या इधर? जी, हम वो लोग थे जो सेकुलर उस वक्त माने जाते थे, किरण बेदी और सबको, इस सब ने, इसने उनको इतना हर्ट किया कि वो एंटी हो गए इसके। वो थे सेकुलर, ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर वो अगर बीजेपी की गोद में जाके बैठे तो इसकी चिड़ में जाके बैठे। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए सच्चाई को, मैं साइकोलॉजिकल उनको पहले से जानता था, ये तो जानता भी नहीं था। इन लोगों को तो हम ही लोगों ने जो एडवाइस किए थे नाम के, इन लोगों को जोड़िएगा आप, तो ये जानते तक नहीं थे उनको। ये गई मतलब जो है, छोड़िए वो बहुत बड़ी हो जाएगी बातें। मैं आपको और कुछ कहना चाहता हूँ। जी, देखिए बात ये है कि ये शख्स जो है, जब इस पर क्लेम लगे, जब इस पर ईडी के छापे लगाए जा रहे थे, जब इनको जेलों में बंद किया जा रहा था, सत्ता छोड़ क्यों नहीं दी? जब ये जानता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तुमको काम करने नहीं देगा, तुम जेल में बैठ जाओगे, तुम गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अरे पूरी की पूरी जो है विधानसभा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी ने पूरी की पूरी जो है असेंबली, मतलब वहाँ के पार्लियामेंट से बाहर निकल गई, सबने इस्तीफे दे दिए पूरी तरह से। इस तरह आंदोलन करके दिखाता देश को कि भाई हम ईमानदार लोग हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे, जनता ने हमको चुना है, हम सब इस्तीफा देके बाहर निकलते हैं, जनता चुन के तुमको फिर बिठा देती है। मगर तुम तो गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। ये गद्दी का मतलब स्क्रू है ये आदमी, मतलब ये एक तो मिनिमम गवर्नेंस वाली गद्दी तो पकड़ के बैठा है, उसके बावजूद उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जेल में जाने के बावजूद। तो कुल मिलाकर जनता में ये चला गया कि एक हम आंदोलनकारियों को दिला रहे हैं, और वो जो लालच था ना ओवरऑल। भाई साहब हमारे पास अब ब्रेक पर जाना है हमको, यानी बात आपकी यही हो रही है। उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल जरूर करूंगा, ब्रेक के बाद माजिद साहब की तरफ जाऊंगा, फिर आपसे भी सवाल करूंगा। यानी आपके बात का अगर माखूज अगर हम देखें तो उसका यही निकल रहा है कि वो
जनता ने फैसला किया कहीं ना कहीं, और आम आदमी पार्टी छोटी बात कर देता हूँ, इसे ब्रेक पे जाने तो नई बात कर दूंगा। बड़ी सीधी बात है, जनता ही का फैसला है, और इसलिए जनता का फैसला है कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा, मुसलमानों ने एक बढ़िया फैसला लिया है जो पूरे देश में इनको लेना चाहिए। उनको चुनना चाहिए कि हमें वोट किसे करना है, हम उसे वोट करें। मैंने कई चैनलों पे पहले भी इसलिए ये बातें बोली थी कि भाई बीजेपी आ जाएगी इस घोष से हम किसी को भी वोट देंगे, ये टेंडेंसी बदलनी चाहिए। अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मैं इस विचारधारा के आदमी को मुझे वोट देनी है, बस उसी को वोट करो। आप वो हारेगा कि जीतेगा ये तुम्हारा काम नहीं है। जिस हर राज्य में जो है देखा आपने, जहां बीजेपी ने जीतना चाहा वहां चुनाव जीते, और इन तमाम पार्टियों के लोगों का डमी कैंडिडेट बना के इस्तेमाल किया, क्योंकि उनकी विचारधारा में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस का है, समाजवादी का है, किसका है। जब उनको अपने फायदे दिए जाते हैं तो अपने फायदे लेकर बीजेपी की सीट निकलवाने का काम करते हैं। वो करते हैं, मगर सिर्फ वोटर, मुस्लिम वोटर के जिम्मे है क्या बीजेपी को हराना? भाई तुम्हें ए को देना, बी को देना, सी को देना, तुम सीधे सीधे वोट करो। बहुत हद तक जो है कांग्रेस को वोट मुसलमानों का पड़ा है, क्योंकि ये वो केजरीवाल है जिसने एक बार भी सूद लेने का कोई काम नहीं किया, एक बार भी इसका एक्ट जो है वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मतलब वो ये एक ऐसा मामला था, कांग्रेस को वोट देना चाहिए था और कांग्रेस को लड़ना चाहिए था, वो लड़े हैं क्योंकि इन्होंने हरवाया था हरियाणा में। इन्होंने भी बीजेपी को जिताने के लिए हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट उतारे थे, तो ये उसने बदला लिया ये नहीं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुस्लिम वोटर का काफी बड़ा, हालांकि ये 2.5-3% का ही मामला है, मगर 2.5-3% इसकी सीटों को जीरो करने के लिए काफी थे। तो कुल मिलाकर वो उन्होंने जो कांग्रेस को वोट किया वो एक अच्छा डिसीजन है। और जो बीजेपी की ने अपनी गेम, उसके देखिए हर बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 2-2, 4-4 लोग होते थे, और बीजेपी के 25-30 लोग होते थे। वो पैसा खर्चा करते हैं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास थिंक टैंक है, उनके पास पॉलिसी है। माजिद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या चीज़ हुई कि बीजेपी जीत गई, और फिर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला के अगर हम ट्वीट को देखें एक्स पर, जो उन्होंने अपना कि लड़कर एक दूसरे को ख़त्म कर लो, बहुत अच्छा काम किया है, तो उन्होंने जो है इंडिया इत्तेहाद पर तंज किया। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अब बड़ी ही खामोशी के साथ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कोई इंतखाबी मुहिम नहीं लड़ी, बल्कि खामोश तरीके से उसने आम आदमी पार्टी को हराया और खामोश तरीके से उसने बीजेपी को जिताया। नहीं, ये तो खैर बिल्कुल, चूँकि जो सिचुएशन इंडिया ब्लॉक के क़याम के बाद से हुई, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी यकीनन इंडिया ब्लॉक को बड़ी कामयाबी मिली, जिसने बीजेपी को 400 पार होने नहीं दिया, वो तो बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये जो जज्बा या स्पिरिट थी, वो स्पिरिट क्यों रियासती इलेक्शनों में, असेंबली के इलेक्शन में बरकरार क्यों नहीं रही? इसकी वजह अब ये बताया गया, जैसा कि कुछ हरियाणा का वाक़या था जी। हरियाणा में सिर्फ 2-3 सीटों की वजह से ये मामला टूट गया जी। सेम दिल्ली में भी यही हुआ, वहाँ 90 सीटें या 70 सीटें जो भी हो जी। तो अब इसमें ये बताया गया है कि नहीं, ये सिर्फ कौमी लिहाज से होगा, रियासती लिहाज से, इलाक़ाई लिहाज से नहीं होगा। ये एक मफरूज़ा दिया जा रहा जी, जिसको लोगों ने कबूल नहीं किया। जब आप मुत्तहिद हैं तो हर दरीचे में मुत्तहिद होना चाहिए, चाहे वो असेंबली का दरीचा हो या पार्लियामेंट का दरीचा हो जी। लेकिन नहीं, हम पार्लियामेंट के लिए तो मुत्तहिद हैं, लेकिन यहाँ के लड़ लेंगे आपस में। तो ये जो बिगाड़ जिस तरीके से जो हुआ, इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। चूँकि कांग्रेस ने हरियाणा में दिखाया रास्ता, तो इन्होंने दिल्ली में दिखा दिया रास्ता, तो कहा दोनों भी गए। तो ये एक सबक है अपोजिशन पार्टी के लिए, चूँकि जो अपोजिशन पार्टियाँ जो दस्तूर की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, मैं खैर सेकुलरिज्म का बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ दस्तूर की हुक्मरानी, अम्बेडकर और ये जो चीज़ों को जो क्या ये चाहते ही नहीं थे कि जीते हम? नहीं, देखिए कौन नहीं चाहता मतलब भाई? जब नीयत होगी, इंटेंशन होगा ना, तो कोई काम होगा। क्या ऐसी भी मतलब सूरत हाल ये रही है कि ये चाहते ही नहीं थे कि भाई बहरहाल जो होना है हो जाए, हमको उतना लड़ना नहीं है, बस जितना लड़ना है। कांग्रेस तो खैर जी पहले तो पूरी तरीके से दिल्ली के लिए तैयार नहीं थी। उनको ये उम्मीद थी कि हमारी बातचीत, चूँकि संजय सिंह से इनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, इनकी लीडरशिप के, तो शायद हो सकता है। लेकिन संजय सिंह भी क्या कर सकता है? अब देखिए, संजय सिंह के बात बता रहा हूँ, ये 7 हल्के जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, जहाँ मुसलमान जिसको वोट देंगे आता है जी हाँ, उन 7 हल्कों में केजरीवाल कैंपेन नहीं करे। ये कहा कि नहीं, हम संजय सिंह को जिम्मेदारी दे दी है, उन्होंने कर ले रहे हैं, क्या है ठीक है। 7 में 6 हल्के तो
कांग्रेस है जिसमें 4 मुसलमान भी आए इसमें आम आदमी पार्टी को, उन्हीं हलकों से। जी हाँ। तो यानी बता रहा हूँ कि सिवाय मुस्तफाबाद छोड़ के जी, तो ये इस हद तक इनकी जो एलर्जी, खासकर जो शाहीन बाग के वाक़े के बाद जो कुछ फसाद हुआ, जो कुछ मामला हुआ, उसके बाद इनका जो रवैया था, वो रवैये से यकीनन जो लोग आम आदमी पार्टी के अंदर जो अच्छा जहन रखते हैं उनको इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन वो अपनी चारदीवारी के अंदर बाहर नहीं जा सकते। जी हाँ, जी हाँ। ये एक मसला हुआ। दूसरा जहाँ तक है, कांग्रेस को भी ये था कि भाई ठीक है, ये हमारी पहली दुश्मनी नहीं है। शीला जिससे बहुत अच्छी हुकूमत कर रही थी। अब आप देखिए जितने भी चाहे वो मेट्रो का वाकया मामला हो या दीगर मामले हो, जो दिल्ली की जितनी भी डेवलपमेंट आज जो देखी जा रही है, जी हाँ, ये ठीक है, ये केजरीवाल सिर्फ दवाखाने और स्कूल से हटके दूसरा काम कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्लम डेवलपर्स एक बड़े स्केल पर अगर देखें, जी हाँ, ये पूरे का पूरा शीला डिस्ट्रिक्ट को दौर में हुआ। जी, उनको डिफीट देने के का सबसे बड़ा जो सहरा था केजरीवाल का था। जी हाँ। तो अब कांग्रेस की जो पहली जो अपोनेंट रहेगी जो, वो तो आम आदमी पार्टी। तो ये जो पिछले हिस्से जो रहते, और एक क्या है जी कि दिल्ली में रीजनल पार्टी आ गई। अब इससे बड़ा मुश्किल हो, दोनों कौमी पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगी, बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। चूंकि पहले ये होता था कि दोनों कौमी पार्टियां एक में से एक आती थी, जी इन्हें आएगी ना तो उन्हें आएगी। जी हाँ, क्योंकि पहले तो बीजेपी आई थी, बीजेपी के बाद कांग्रेस आई। तो अब ये जो मामला है, तो अब कांग्रेस भी ये सोचेगी कि भाई ये हट गया तो फिर रास्त मुकाबला हमारा उनका हो जाएगा, दूसरी कौमी पार्टी यानी बीजेपी के साथ हो जाएगा। इनको तो रास्ते से हट जाना चाहिए। दूसरा जो इनका जो सबसे बड़ा जो दुख हुआ इनका, पंजाब के अंदर जिस किस्म से जो हुई, पंजाब में जो है चिन्नी जो नाम थे ना उनका, उनको जिस तरीके से डिफीट हुई, बदतरीन शिकस्त हुई। जी हाँ। तो यानी देखिए, कांग्रेस और अकाली, माफ कीजिए, बीजेपी और अकाली दल मिलके जो काम नहीं कर सके, ये काम कर गए। तो ये दिल्ली रिपीट हुई मानों में। जी हाँ, बिल्कुल वही हुआ। हाँ, तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कांग्रेस तो देखेगी भाई ठीक है, दुश्मन का जो है, यानी हालांकि दोस्त नहीं कहे थे बीजेपी को, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त ही हो जाता है, एक फार्मूला है देखिए जी। तो ये इस फार्मूले का उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि ठीक है, आज नहीं तो कल, अब चूंकि अब पार्लियामेंट के इलेक्शन करीब भी तो नहीं है, गई तो दिल्ली गई, जाने दो। दिल्ली में जैसा अभी सब बता रहे थे, वो एक बड़ी बल्दिया से हटके कुछ नहीं है जी। नाम के लिए टाइटल है, जीतते भी हैं तो नहीं, नाम के लिए तो टाइटल है जी हाँ, लेकिन एक जैसा बल्दिया का, वहाँ का सीएम मेयर के उससे भी कम है इख्तियार उसके। जी। और वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखा मैं, वो तो अरे मतलब भाई ये तो हमारी बल्दिया ही है, उससे ताकतवर बॉम्बई की बल्दिया है जी। बॉम्बई म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है जी, वो उसकी ताकतवर है। वो मतलब भाई ये तो भी ऐसे, उन्हें बसेस चलाता, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी चलाता, बम्बई में देखिए जी। हाँ बिल्कुल, कितनी चीजें चलाती है, इनके पास वो भी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये बताना मकसद है कि कांग्रेस का भी जो रोल रहा, केजरीवाल को थोड़ा नीचे करके दिखाना था, क्योंकि इन्हों जो है जिस तरीके से जो भी मामला, और उधर बीजेपी तो 2 साल से तैयारी कर रही थी कि किसी न किसी तरीके से इनको अटकाना, इनको फंदे फंसाना। तो और एक बार जब ताकत, ये पावर आ जाता है, कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसका एक नशा आ जाता है, और वही नशा तकब्बुर बन जाता है। और ये हालांकि आम आदमी एक जमीन से निकले सो तहरीक थी, लेकिन ये अब इलाइट हो गए थे, यानी आम आदमी, यानी आम लोगों से दूर हो गए थे जी जी। तो ये, और इनको पंजाब जीतने के बाद तो इनके जो है पूछो नको, आसमान पे तारे बन गए थे इनके। तो ये जो चीजें थी जिसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उनको यह भी यकीन था कि कांग्रेस, यकीनन हम कांग्रेस को वोट दिए तो ये कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती जी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को कैसे देंगे वोट? या तो उन्होंने कहा कि नहीं, बेहतर यह है कि चलो मरकज में भी इसकी सरकार है, इनको भी चलाकर देखेंगे अरसे के बाद, ठीक है, 26 या 27 साल के बाद जो है इनको। भाई साहब, यहाँ पर बात वही कांग्रेस के हवाले से मैं करना चाहूँगा। चलें, आप दिल्ली की हम बात कर रहे हैं कि इनका बिल्कुल मौक़िफ़ इंतखाबी मुहिम के मौके पर भी हमने देखा बड़ा लूज, और जिस तरह से एक जीतने की एक स्पिरिट होती है वो नहीं देखी। तो क्या सिर्फ दिल्ली तक हम इनको महदूद रखें, या फिर दीगर रियासतों में भी अगर हम देखें, और फिर लोकसभा इंतखाबात के भी मौके पर देखें, अब बिहार आने वाला है, बिहार के भी हवाले से अगर हम देखें, तो क्या वाकई कांग्रेस वो काम कर रही है जीतने का, वो मतलब जो एक स्पिरिट होती है वो है, या फिर मामला क्या है? क्योंकि वो इंटेंशन अलग होता है, वो उसका इजहार हो ही जाता है। आपको दिल पे हाथ रखकर मेरी बात सुननी चाहिए, और बर्दाश्त की ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं सच बोलूंगा जी जी। और सच ये है
कि कांग्रेस पार्टी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसमें कोई मैं शामिल हूँ, मैं शामिल नहीं हूँ, मगर जो सच है वो सच है जी। आप एक भारतीय जनता पार्टी के इंस्टीट्यूशन को आप देखेंगे कि वो जमीन से आता है और उन्होंने एक इस तरह की कुर्बानी की, जो मैंने अभी बात की थी, वो 88 में दे चुके हैं, 89 में वो दे चुके हैं। उस तरह की कुर्बानी की उनके साथ से जो है एक कोalition जनता दल की सरकार बनी, जिसमें से जो है उन्होंने पूरी पार्टी ने विड्रॉ किया और उन्होंने सत्ता का एंजॉय करने से बेटर समझा कि वो जो है अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, अपने संगठन को आगे बढ़ाएं और अपने दम पर खेलें। तो जब वो जीत कर आए थे कोalition में, तो उसके बाद उन्होंने इधर रथ यात्रा चालू थी और उधर उन्होंने अपना विड्रॉ करके सत्ता से बाहर हो गए और उसके बाद वो जीत कर आए और सरकार बनाई। सवाल ये उठता है कि वो अभी तक फिर उनको हटाया नहीं जा सका। वो जमीन पे उन्होंने मेहनत की है, हाँ उनके पास एक संगठन है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, इनका एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म कैसे है कि एक बजरंग दल है, आरएसएस है, कोई और संगठन है, उन संगठनों के जरिए ये लोग चुनते हैं कि फला इतने बंदे वहां से जो है पार्टी में डालो, इतने बंदे वहां से पार्टी में डालो, फला ने क्या काम किया उसकी मेरिट बेस जो है उसको आगे बढ़ाओ। आप प्रधानमंत्री की बात छोड़ दें, उसके नीचे पूरा एक मैकेनिज्म काम करता है और एक सिस्टम है। सबको जवाब दिया जाता है, सबको रिप्लाई मिलता है। जो कनेक्टिंग इनकी जो चेन है पार्टी की, उसमें उनको रेस्पॉन्ड किया जाता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक तवील मुद्दत से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं बाहर हुए। इनका एरोगेंस इतना हाई होता है कि ये मानते हैं इस देश के मालिक यही है, ये जनता के खुदा यही है। बेवकूफ है ये लोग बाग। आप समझिएगा कि ये इनकी हालात क्या है। अब ये देखिए, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जो ऐलान कर रहे थे कि मैं 8,500 रुपए मिनिमम जो है हर नागरिक की इनकम को तय कर दूंगा, तो उससे कम अगर वो कमा रहा होगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। तेलंगाना में करके दिखाते ना उसको, कर्नाटक में दिखाते, हिमाचल में दिखाते। तुम वो काम जो तुम लोकसभा में, अगर जनता ने तुम्हें वोट नहीं दिया, जहाँ की जनता ने तुमको वोट दिया वहां उसको लागू करके बताते। सवाल ये है नहीं, वो तो गिला शिकवा ये है कि हमारा मतलब किसी भी रियासत का देखें, अगर गैर बीजेपी रियासत है और हुकूमत कर रहे हैं तो फिर वहाँ के जीएसटी की वसूलियाँ तक नहीं हो रही हैं, तो फिर कहाँ से देंगे? अगर लोकसभा में जीतते हैं तो फिर कोई बड़ा मंसूबा होगा, शायद इस कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना होगा। सवाल ये है ना कि जीएसटी नहीं आ रही तो आपके पास क्या प्लान नहीं होते क्या? आप सरकार चला रहे हैं, चलिए मुझे दीजिए तेलंगाना की सरकार में करके दिखाता हूँ आपको। नहीं, कहीं की भी हो क्या बात है आप देखिए, सुनिए एक बात, जहाँ आंध्र प्रदेश ये हुआ करता था, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू ने नहीं भाई साहब, मैं सिर्फ तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी गैर बीजेपी रियासत है उन लोगों का ये एक मुसलसल ये एहतजाज है, प्रोटेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया जाता मरकज की जानिब से। देखिए एक बात सुनिए ना, चंद्रबाबू नायडू जब तेलंगाना में, आंध्रा में काम करते थे तो हिंदी बेल्ट में उसका पैगाम जाता था, वो हीरो यहाँ भी होता था। सवाल ये है कि आपके पास जहां भी सत्ता है आप काम वहां करके दिखाए ना, नॉर्थ को पैगाम मैसेज जाएगा। अब आते हैं नॉर्थ में। देखिए ये पार्टी जो है, मैं एक कड़वी सच्चाई आपको बताता हूँ, जो नैरेटिव जो झूठा होता है, जिसमें कोई दम नहीं होता, उसके बावजूद वो हाईलाइट किया जाता है और वो जनता में पहुंच रहा है। भले ही आप 80% जनता को अगर जो है नेगलेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये ख्वाब देख रहे हैं, आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उन्हीं की मानसिकता को रीड करने के लिए इनके पास एजेंसीज हैं, उस पे एजेंसी पे काम करने वाले लोग हैं, उसको एग्जीक्यूट करने वाले थिंक टैंक के साथ साथ में नीचे दी गई मशीनरी है। ये पूरा मैकेनिज्म है। कांग्रेस क्या है, मुझे तो लगता नहीं उसको जिंदगी में भी कभी जो है सत्ता में आना चाहिए या आएगी, क्योंकि वो इतने एरोगेंट लोग हैं। आप बाकर साहब आप समझिए, ये क्या समझते हैं कि जनता किसी दूसरी सरकार से तंग आ जाए, एंटी इनकम्पेंसी उन पर इतनी हावी हो जाए कि वो कांग्रेस को माँ बाप पिताजी कहें और इनकी झोली में वोट डाल दें और ये उन्हें गधा बनाकर उन पर राज करें। ये कड़वी सच्चाई कांग्रेस वालों को सुननी चाहिए। ठीक है, मतलब बकवास किस्म के लोग हैं। इनको जो बोलना चाहिए मुझे वो बोलना दीजिए। ये अगर ये सच्चाई नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे बाजी साहब की तरफ जाने के बाद फिर आप इस पर जरूर करना भाई साहब, आपकी बात। एक सेकंड दे दीजिए जी, एक सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ इसमें, फिर उधर आ जाइए। मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली से लेके बॉम्बे तक जितने जो इस वक्त
कांग्रेस के नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले पत्रकार है, वो मेरा अपना ही कैंप है सारा का सारा, मेरे से एक भी अलग नहीं है। हम चाहते हैं तो जिधर चाहते हैं इन्फ्लुएंस को मोड़ देते हैं। मैं अगर उनकी तरफ से कोई बात भी करके देखिए, चीजों को समझने की कोशिश की है, भाई उन पत्रकारों को अकोमोडेट, जो इस देश की जनता ये कहती है हम देश बचाना चाहते हैं, ना तो ये उनको कोई मदद करते हैं, न ये कांग्रेस उसको मदद करती है, न समाजवादी उनको कोई मदद करती है। वो अपने घर से पैसे खर्च कर क्रांति करते घूम रहे हैं। ये लोग अपने गद्दियों में बैठ के जो है उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते, तो इनको तो हार ही जाना चाहिए। मैं तो टोटली इनके खिलाफ काम करने वाला हूँ। ठीक है भाई साहब, अब इससे मुकम्मल तौर पर कंक्लूजन ये निकल कर आ रहा है, और फिर मैं माजिद साहब से फिर आपसे भी करूंगा, यानी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे दीगर जितने भी अपने आप को सेकुलर बोलने वाले हो, सब माइनस माइनस माइनस, देन प्लस इज बीजेपी एंड गुड इज बीजेपी। व्हाट मतलब हम क्या मतलब इससे ओवरऑल जो एक नरेशन जो बन रहा है मुल्क में, तो फिलहाल तो बात ये हो रही है कि भाई प्रधानमंत्री का जो विजन है, जो भाजपा जो बोल रही है, वो उस विजन पे जो है लोग एतमाद कर रहे हैं, उसी तरफ बढ़ रहे हैं, उनके पास कोई और दूसरा विकल्प है ही नहीं। और फिर ये जितने भी सारे हैं, ये सारे के सारे माइनस 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 नेगेटिव 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 है मार्क्स। तो मतलब ये कि बीजेपी इज पॉजिटिव, जो वो बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। भाई साहब क्या ये चीज है? कंप्लीट रह जाएगी, गलत मैसेज चला जाएगा, मैं आपको बता नहीं, मैं आप दिए ना, बाद में मैं माई साहब से पूछता हूँ, आपकी तरफ आऊंगा ना। बात ना, ये बीजेपी झूठ बोल रही है, मगर झूठ को सच करने वाले आपसे लूंगा मैं, मौजूद है, वो फ्रॉड कर रहे हैं, उनके फ्रॉड को सही साबित करने वाले। अरे फिर कौन अच्छे हैं भाई फिर माजिद साहब जी? देखिए, जैसा बात तो यही हो रही है ना, जिस तरीके से जैसा कहा जाता है ना जी, झूठ को इतनी बार दोहराओ कि सच शर्मा के चला जाए, यही हो रहा है। अब आप देखिए, गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तानियों की कितनी बेइज्जती हुई। मैं चाह रहा था, मैं अगर साहब जनता ने मैंडेट दिया है भाई साहब, वो अलग सवाल है। देखो हाँ, हमारे पास नतीजा यही है बस कि जिसने मैंडेट दे दिया, जिस कौम के पास सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो अपना जी, पूरी दुनिया क्या है। क्यों दिल्ली के लोगों ने क्यों नहीं देखा वो? अरे नहीं, वो तो खैर देखिए, ये पूरा मिशन था। देखिए, मैं अगर गैरत वाला होता हमारा कायद हुकूमत करने वाला, तो वो दौरा मंसूख कर देता, बल्कि वो फ्लाइट को सीज कर लेता, करके कहा कि भाई ठीक है, अगर वो खाती बनते हैं, मुलजिम बनते हैं तुम्हारी सरजमीन पर, हमारी सरजमीन पर हथकड़ी तुम्हारी कैसी होती? कोलंबिया ने बैन किया था। हाँ, वो जहाज आएंगे नहीं, सीधे मुसाफिर बरदार जहाज आएंगे तो ये इतनी बेइज्जती के बाद हमारी जो हैसियत है हिंदुस्तानियों की, आप देखिए, अभी तो ये शुरुआत अमेरिका से हो रही है और हम बेगरत बनकर अमेरिका के मेहमान बनने जा रहे हैं, ये इंतहा। दूसरा, कनाडा में देख रहा था मैं आज, कनाडा की साइट देख रहा था, कहा कि अब वहाँ जो बच्चे जो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर भी चुके हैं, जिनको उम्मीद है कि उनको जो है टेम्पररी जो है उनको रेजिडेंस TR जिसको कहते हैं वो मिलेगा या फिर कुछ मुलाजिमतें मिलेगी, उनका इखराज हो रहा है। नंबर 3, बरतानिया ने 4 ऐसे इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की, जबकि लेबर गवर्नमेंट को इसलिए लाया गया कि सोन की गवर्नमेंट जो पहले जो थी, टोरी गवर्नमेंट की जो थी, वो जो है लाने वाली थी। तो ये क्या हो रहा? ट्रम्प को देखकर कनाडा, बरतानिया, ये जहां सबसे ज्यादा चंक है हिंदुस्तानियों का, खैर दूसरे मुल्क के भी होंगे, लेकिन मुझे अपने हिंदुस्तानियों से मतलब है जी। तो ये जो सिचुएशन है, इस पूरे सिचुएशन के बावजूद हम इसको करें। और एक बात है, खुद में क्या सच्चाई हो रही है, वाहिद साहब तो जानते हैं, तो उसी रियासत के हैं, कितनी चीजें पर कल आग लगी, 170 की लाइन आई, जबकि किसी ने बताया कि मुझे ये चीजें हुई नहीं। क्या दिल्ली की जनता ने ये सब देखा भाई साहब, लेकिन फिर नहीं देखा, उन्होंने दिया ना मैंडेट दिया, आप उसका एहतराम करें, आप उसका रिस्पेक्ट करें। वो एक देखिए, उसको इसको मिलाइए मत। यानी हमारी जो हिंदुस्तानियों की गैरत, हिंदुस्तान की और बेरोजगारी, आप देखिए, जो लड़की गुजरात की जो लड़की 1 करोड़ पे जिसने खर्च करी, जिसका काफी वायरल चल रहा है जी, उसकी देखिए 5 मुल्कों में, वो एक जगह तो 40 किलोमीटर जंगल में फोन चले गया, पैसे चले गए, जो ह्यूमन स्मगलर जो उसके साथ क्या क्या मामला हुए उसके साथ, कौन इसके जिम्मेदार है? फिर यही डायस्पोरा जाके जो है, डायस्पोरा जो है वाह 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 कहता जब इन्हों जाते हैं। तो ये सिचुएशन होने के बावजूद क्यों बीजेपी आ रही है, बड़ा सवाल है। आप जैसा आपने पूछा, इसलिए कि कोई सही मुतबादिल नहीं है इस वक्त मुल्क में, कोई सही मुतबादिल नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है जो एक सही बिल्कुल अदल इंसाफ की, यानी सोशल जस्टिस की
और वेलफेयर की जो है यानी सरकार दे सकती है, गवर्नेंस दे सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लोगों के पास नोटा भी तो है ना भाई साहब, नोटा भी तो है। नोटों का किसका, नोटा का किसका इस्तेमाल, नोट भी तो है ना, वोट खरीदते वक्त नोट भी तो है, वो नहीं भूल गए आप कि किस तरीके से 5 तारीख को सिसोदिया बता रहे थे वो इमारत में डेस्क बना हुआ है, थैलों में पैसे रखे हुए हैं, किसी ने कार्रवाई की है? तो ये चीजें देखिए, हिंदुस्तानी लोग इतने गुर्बत में आ गए हैं। अब आप देखिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमने एक एनवेलप देखा है, उसमें पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, उसमें करेंसी नोट है, ऑब्जर्वर को बताया जा रहा है ये टेकन नोट बोलता खत्म हो गया, उन्हें चले गया। खुलेआम होने के बावजूद भी ये चीजें रुकने वाली नहीं है। ये तो देखिए जंग में जिस तरीके से आप हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी सही इस्तेमाल कर रही है, उसका सिस्टम का इस्तेमाल कर रही, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल कर रही, जो भी चीजें अवेलेबल है। फिर ये भी जो नेगेटिव चीजें हैं अपोजिशन की, जिस तरीके केजरीवाल का जो मामला हुआ, कांग्रेस का जो भाई साहब, ये तो एक मतलब फिर बात ये होगी कि जब शिकस्त हो रही है किसी की, तो फिर वो बैड लूजर्स वाली जो बात होती है, लूजर है वो, बैड लूजर वाली बात हुई कि आप व्हेनेवर यू आर विनिंग द मैच और इलेक्शन, तब आपको कोई सारी चीज नजर नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही लूज होते हैं तो फिर सारी चीजें आती हैं। तो फिर आप यानी जितने भी हैं ये जिस तरह का एलिगेशन लगाने वाले हैं, वो इलेक्शन छोड़ दें, आप ये बाइकाट कर दें इलेक्शन का, आप जो बात उनके बखौल आप ये जो बात कर रहे हैं ना जी, छोड़ दें इलेक्शन को, जब आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है। एक फितरत का तकाजा है जी, जब खेल के मैदान हो या सियासत का अखाड़ा हो, जब किसी को डिफीट हो जाती है तो उसके रीजन, उसकी जो है क्या क्या वजूहात हैं, उसकी बिहेवियर, उसका जो है डिसेक्शन होता है पूरे तरीके से जी। और जो जीतते हैं, चाहे वो कितना भी उनका मामला रहो, उनकी मिनट्स को ढूंढा जाता है। ये एक फितरत है, मेरी नहीं, आपकी नहीं, हर एक की फितरत है। आज जो कुछ मीडिया में चल रहा है, जो भी हो, और सोचने वालों की बात है, ठीक है भाई, ये चीजें होने से हुआ, ये चीजें हुआ, केजरीवाल का ये चीजें हुई। अब जैसा कि आपने खुद बताया, केजरीवाल की कसरत के बारे में बताया, केजरीवाल का जो है तरीकेकार के बारे में बताया, किस तरीके से उन्होंने अपने साथियों के साथ धोखा किया, वो बताया गया। तो ये चीजें भी मैटर करती है, सब चीजें आके जब शिकस्त हो जाती है, वो सारी नेगेटिव, खेल में भी ऐसे होता है, खेल में भी इसका परफॉर्मेंस नहीं था, इन्हें ऐसा करना था, ऐसा करना था। ठीक है भाई साहब, ये बात हो रही है कि ये जो तज्जिया है ना, ये तज्जिया में ये फितरी तज्जिया है, इसमें कुछ चीज वो नहीं रहती। क्योंकि जब भी कोई चीज होती, अब कहीं भी हमें कुछ कामयाबी मिल जाती है तो हाँ क्रेडिट देते हैं, नाकामी होती है तो डिस्क्रेडिट देते हैं। यानी इस परागंदा माहौल और इस सारे सियासी महवर में, अगर ठीक है सारे बैड बीजेपी को भी बैड दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के पास कम बैड है, जिसकी वजह से ये जो है जीत है, ये बात हो रही है, ये बात निकल कर आ रही है, बीजेपी बेटर है। नहीं बैड, हाँ बैड इतना ज्यादा है कि सब कम बैड को नीचे कर दिया इन्हें। तो मतलब अब बीजेपी जो है कहीं ना कहीं प्लस हो रही है इस वजह से ना, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो करेक्ट कह रहे हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं, हमारा ये विजन है, और ये सारे जो है ये अपने अपने मामला देखते रहे, तो बात यही निकल कर आ रही है भाई साहब। बताऊं जी, अब आप तो खैर देहरादून में हैं, मैं गुज़िश्ता दिनों गया था वहाँ जी, तो वहाँ देखा सर्विस कमीशन का साइट देखा, 14 वैकेंसीज आपको भी बोला इससे पहले में, होम गार्ड की क्वालिफिकेशन 10th पास होना है, 21,000 एप्लीकेशन, 16,000 ग्रेजुएट्स उसमें जी, नंबर 1। कल एक मिड डे देखा मैं बम्बई का, 1,100 चिल्लर कुछ पुलिस कांस्टेबल की है, 21 लाख। अरे मैं बोला ये तो ताज्जुब ही हो रहा, ऐसे कैसे इतने लोग कैसे आ सकते हैं, कहाँ से आए, किधर से आए? पूरे महाराष्ट्र के लोग डाल दिया उसमें, पूरे बेरोजगार डाल दिया उसमें, लायर्स है, एडवोकेट्स है, MBA है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, क्वालिफिकेशन 12th होना है, क्या कर सकते हैं? तो इतना सब होने का, अब फिर बाहर से लोग आने वाले हैं, 18,000 की खिप तो आने वाली 2 महीने के अंदर। ठीक है भाई साहब, एक और सवाल भी आ रहा है, ये क्या बिल्कुल हमारे पास 4 मिनट मुश्किल से है। नहीं और एक जी, हमारी जो सनतें, चीन हर तरफ घुस गया हमारा, छोटे छोटे सनता बर्खास्त हो गए, ठीक है, हत्ता के पतंग, राखी, मांझा तक सब चीन से आ रहा। ठीक है, अब वाहिद साहब, बीजेपी को मतलब प्रधानमंत्री का दावा, अमित शाह का दावा, योगी का दावा, ये मतलब एक ऐसा लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं कि आवाम का जो है, जनता का भरोसा हम पर है, और बराबर कह रहे हैं जब ये सारे इतने लूजर्स हैं, तो फिर भाजपा जो भी है, जिस तरह से उसको मैंडेट मिल रहा है, उसका जो है शायद रेस्पेक्ट करना चाहिए। 1 मिनट में बताइए, उसके बाद फिर मैं जानना चाहूँगा कि अब ये जो भाजपा की जीत हुई है यहाँ दिल्ली में, ये पार्लियामेंट पर क्या असर दिखाएगी, और जो बिल्स है कंट्रोवर्शियल, उस पर क्या होगा? 1 मिनट में चाहूँगा भाई साहब बताइए आप।
भाजपा के हवाले से। चलिए मैं आपको इस में बता देता हूं। मोदी जी जो भी बोल रहे हैं बराबर बोल रहे हैं। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो बराबर है, और योगी जी जो बोल रहे हैं वो भी बराबर है। इसके लिए बल्कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कुत्ता भी बाहर निकल के भौंक के कुछ बोल रहा है वो भी बराबर है। भाई आप सबकी बात से तो वही साबित हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिएगा। मैं साबित क्यों करूं, मेरी बात से थोड़ी साबित हो रहा है, ये तो जमीन पे साबित हो रहा है। वो चुनाव जीत रहे हैं। देखिए बात बड़ी सीधी ये है कि बात ये है जो मैं कह रहा हूँ, उस बात को आप या कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां मानने समझने को तैयार नहीं है। मैंने ये कहा कि उनके पास एक मैकेनिज्म है, मशीनरी है, एक सिस्टम है। यहाँ सभी अपनी पार्टियों की प्राइवेट लिमिटेड बना रखी है और सबका एक एक मालिक है, वो ये हैंडल कर रहा है। बात खत्म हो गई। इस बात की सच्चाई को नहीं वो पार्टी मालिक समझेंगे ना कोई और समझेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो पार्टी के वर्करों को अपने बाप के नौकर समझते हैं। दूसरी बात वो बुद्धिजीवी पत्रकारों को भी अपने बाप के नौकर समझते हैं। तो ये सारे मामला में भाजपा अच्छी है, ये जरूरी है ना साहब। ये बात आप नकारेंगे तो फिर आप समझना ही नहीं चाहते ना फिर वो बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता तक किसी भी इंसान की बात कौन पहुंचाता है? मीडिया पहुंचाता है। और इंसान अपने घर में चीखता रहे, कोई कितनी भी बड़ी ज्ञान की बात करे, उसके दरवाजे के बाहर नहीं जाएगी, उसके अपने बच्चे नहीं सुनेंगे वो बकवास क्या कर रहा है। तो सवाल ये है कि जनता को कम्युनिकेट करने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मीडिया का चाहिए होता है। भाई हो सकता है बेचारे किसी दबाव में होंगे, वो सारे के सारे किसी दबाव में होंगे, आप नहीं समझ पा रहे हैं, माजिद साहब नहीं समझ पा रहे हैं और दीगर जितने भी लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, किसी दबाव में होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे आप जिस तरह से चाह रहे हैं। दबाव में नहीं है। अरे भाई वो कैसे गए? एक यूट्यूबर को आप जाइए, उत्तराखंड में आप जाइए, यूपी में आप जाइए, बीजेपी की सरकारों में जो यूट्यूबर्स नौकरी करते थे, आपको मीडिया के वर्कर नहीं मिलेंगे। वो 15,000, 20,000, 30,000 ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, फला मतलब थोड़ा तो समझे। ये फला किसी पत्रकार के पास इतने पैसे नहीं होते कि उसको ईडी कुछ उखाड़ लेगी। नहीं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, पत्रकार आप समझ ही नहीं रहे। अब वो ईडी की भी बात को नेगेटिव करके जो है साबित तो कर दिया, उनको जेल में भी डाला, इनको हरा तो दिया। आप नहीं समझना चाहते प्रॉब्लम। आपका जो साइकोलॉजिकल बीमारी है ना इस देश में, उसको लोग छोड़ना ही नहीं चाहते, अड़े हुए अपनी बात पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक ये लोग फंड खर्च नहीं करेंगे, बुद्धिजीवियों की एक टीम इकट्ठी नहीं करेंगे, पत्रकारों के सामने झुक के नहीं बैठेंगे, हमारे बाप की झुकी पे रखे लोग बात कि हम इनके दरवाजे पे जाके झुकेंगे, ये आए झुके तो इनका लोग साथ देंगे। बात सीधी सी बात ये है, ये एक खाप पाल के बैठे हैं कि हम जाए इनके सामने झुके, कांग्रेसियों के और दूसरों के। ये आए हमारी जूतियों में बैठे, तब हम काम करेंगे। अगर इस बात को आप नहीं मानना चाहते तो बात न माने, क्योंकि बात जो है इस नुक्ते पे अगले प्रोग्राम में बात करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक है। आपने जो बात कही है भाई साहब, बिल्कुल 1 मिनट में, अब भाजपा को जो तवानाई मिली है ये पार्लियामेंट पे क्या असर दिखाएगी? और मुख्तलिफ बिल्स हैं क्योंकि सेशन चल रहा है। बिल्कुल 1 मिनट में बोले भाई साहब, फिर अलग हम प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल। अब ये क्योंकि जिस तरीके से जो एक बूस्ट होता है, मॉरल बूस्ट जिसको कहते हैं, जी, तो इसकी ये जीत, दिल्ली की जो जीत है उससे बीजेपी को मॉरल बूस्ट हुआ है। हाँ। और एनडीए में कल तक कह रहे थे कि भाई वक्फ बिल के बारे में हो, चंडीगढ़ बिल के बारे में हो, अब सब में जो है बहुत नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू कुछ करेंगे। अब वो बोलेंगे नहीं भाई, इसका यही सिक्के राजुल वक्त है, इसी के साथ ही चलना है। तो हो भी सकता है कि ये बिल को जो है वो लोग मंजूर भी करवा लेंगे जी, और दीगर भी जितनी बिल्स लाना चाहते होंगे वो सारी चीजें जो है आगे बढ़ेंगी, चाहे जो भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। भाई साहब आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।